एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पीटीआई रुकने असेंबली इकबाल आफरीदी के बेटे पर ब्लू पासपोर्ट का इटली में असाइलम के लिए इस्तेमाल करने का वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने दाखिला कमेटी में बड़ा इंकशाफ कर दिया। इसके अलावा कोकेन मुलजिमा अनमोल पिंकी के मामले पर सेनेट कमेटी ने DGANF और सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट भी तलब कर ली, जबकि सेनेटर तलहा महमूद ने कस्टम हुकाम की तरफ से पकड़ी गई चांदी में चोरी और नॉन कस्टम गाड़ियों का गलत इस्तेमाल और बेचने का इंकशाफ कर दिया। इसके अलावा DG पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा के इजलास में शरीक ना होने पर कमेटी अरकान नाराज। आज कमेटी इजलास में क्या हुआ, इजलास से मुतल्लिक बात करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है मेंबर सेनेट दाखिला कमेटी सेनेटर सैफुल्ला अब्रो। इसके अलावा भारत में इंतहा पसंद सियासत में बड़ी तब्दीली। हिंदू इंतहा पसंद जमात RSS के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का मुतालबा कर दिया, जबकि भारत भी ईरान जंग की वजह से माशी मुश्किलात का शिकार हो गया। मोदी ने अवाम से तेल और एनर्जी की बचत करने की अपील कर दी। इस अहम तरीन डेवलपमेंट पर भी बात करेंगे। जबकि दूसरी तरफ सदर ट्रंप अहम दौरे पर चीन पहुंच गए। दुनिया भर की नजरें इस दौरे पर लग गई। ट्रंप अपने पहले दौरे इक़्तिदार में भी चीन का दौरा कर चुके हैं। ट्रंप के दौरे के बाद ईरान जंग के हवाले से क्या बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? मोदी हुकूमत ट्रंप के दौरे चीन से किस हद तक परेशान है? ट्रंप का दौरा चीन पाकिस्तान के लिए किस हद तक मुफीद हो सकता है? इसको भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। और कौमी असेंबली के इजलास में PTI के जुनैद अकबर और इकबाल आफरीदी के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। वजीर दिफा की तकरीर के दौरान इकबाल आफरीदी की तरफ से कोरम की निशानदेही करने पर इनकी पार्टी के जुनैद अकबर नाराज हो गए। इजलास में नूर आलम ने कोकेन मुलजिमा पिंकी की बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज पर भी एतराज उठाया। कौमी असेंबली के इस अहम इजलास की कार्रवाई भी कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में शामिल करें। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मेंबर सेनेट दाखिला कमेटी सेनेटर सैफुल्ला अब्रो। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, आज के जो कमेटी इजलास था उसमें बहुत सारे जो इशूज़ हैं वो डिस्कस हुए हैं। वन बाय वन तो मैं आपसे ज़रूर स्पेसिफिकली पूछूंगी, लेकिन एक ओवरऑल इजलास में क्या क्या इंकशाफात हुए उस हवाले से प्लीज़ बताइएगा। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सो प्लीज़। एक्चुअली क्या था कि आज का जो एजेंडा था वो तो बहुत लंबा था, उसमें कोई 13-14 आइटम्स थे। मोस्टली आपको पता है कि जो हाउस से बिल आते हैं वो इस कमेटी में आते हैं, उस पर डिस्कस होती है। कुछ 6-7 वो बिल थे। उसके बाद एक प्रीवियस 10-12 कमेटीज में एक डिस्कस हुआ था, वो था एक्चुअली FBR के हवाले से। अच्छा, वो भी आज एजेंडा नंबर 7 था कि 2828 कार्टन जो सिगरेट के थे उस पर एक सब कमेटी वो थेफ्ट हुई थी, वहाँ से जो वेयर हाउसेज हैं FBR के सवाबी मैदान में। आपको पता है KP में बहुत इशू होता है इनका, खास करके सिगरेट वाले मामले पे। तो उसकी सब कमेटी की रिपोर्ट थी, वो तकरीबन को 2 महीने हमने चलाई थी, उसके साथ मीटिंग की थी हमने, तो उसकी रिपोर्ट भी थी 7वें एजेंडा। उसके बाद आपने ये देखा होगा ये आजकल इस्लामाबाद में बड़ी बिल्डिंग का इशू है कि इसको तोड़ने का, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 उसका भी एजेंडा था। CDA का पासपोर्ट का भी था। पासपोर्ट ये था, हमारे एक कुलीग हैं वो बिल लाए थे कि भाई जैसे कौमी असेंबली में सारे जो मेंबर्स होते हैं तो लाजमी वो ओथ लेते हैं, साल 2 साल 5 साल या किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसके मिसेज को या उनको ब्लू पासपोर्ट ऑफिशियल मिलता है। लेकिन सेनेट में ऐसे नहीं है। सेनेट में ये है कि 6 साल स्पेसिफिक हो, एक दिन भी कम हो। अच्छा, तो उसके लिए वो सेनेटर अब्दुल कादिर एक बिल भी लाए थे। तो ये 5-6 बड़े आइटम्स थे। लेकिन वो DG पासपोर्ट आपको पता है पहले वो कमिश्नर था, तब भी वो मीटिंग्स में कम आता था। अच्छा। और CDA का एजेंडा मोस्टली 2 साल में कभी भी डिस्कस नहीं हुआ इस कमेटी में। हालांकि CDA ही है यहाँ एक ही बड़ा इदारा, वो कभी भी डिस्कस नहीं हुआ। वो आते भी नहीं, कम आते हैं, उनके जो अफसर हैं वो भी नहीं आते। आज भी वो हस्बे मामूल नहीं आए, इवन वो पासपोर्ट DG पासपोर्ट बन गए। जी। फिर वो सब कमेटी की रिपोर्ट थी, वो मैंने पेश करनी थी, वो भी की। तो ओवरऑल आपने देखा, रऊफ भाई भी वहाँ थे, तो वहाँ तो वो चीज़ें ऐसी थी कि अनफॉर्चुनेट ये है कि यहाँ मोस्टली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मिसगाइड करते हैं अपनी हुकूमत को, और हमारे पॉलिटिकल लोग उनके हाथों में खेलते हैं। हस्बे मामूल आज भी ऐसे रहा। आपने देखा कि हर बात पे वो मिनिस्टर इसको अपोज, उसको सपोर्ट। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है बड़े ओहदे पे जहाँ भी बैठा है अपनी मर्जी से आता है तो वो जवाबदार है इन कमेटी, और हम कमेटीज भी जवाबदार हैं पब्लिक के सामने। तो उस पर ये डिस्कस हुआ सारे मैटर्स का।
अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि ज़ाहिर क्लासा साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो जो बाकी इश्यूज़ हैं वो ज़रूर एक एक करके जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि हमने कल भी कवर किया था इसको कि कैसे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो चाहते हैं कि जो ब्लू पासपोर्ट हैं उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी जो है वो ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, लेकिन आज जो है वो इंकशाफ हुआ कि जो रुकन असेंबली हैं इकबाल आफरीदी, उनके बेटे ने ब्लू पासपोर्ट का इटली में असाइलम के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल किया है। तो ये इशू तो बार बार आता है कि अगर इस तरह डिपेंडेंट्स को दे दिया जाए तो वो मिसयूज जो है वो हो सकता है। वो तो आज एक्चुअली आपको पता है ना कि तलाल साहब जब भी बैठते हैं, एक तो वो स्टेट मिनिस्टर है, उसको इस बात का भी बड़ा गुस्सा है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर हैं, ये स्टेट मिनिस्टर हैं, उनको वो भी गुस्सा है। वो गुस्सा आके कमेटी में उतारते हैं या सेनेट में ना। अच्छा, तो ये कोई पहला वाकया नहीं था पासपोर्ट का इसका, क्योंकि ये 28 साल से नीचे जिनकी भी एज होती है ना वो तो अभी सबको मिलता है कौमी असेंबली में। ये तो आज नई बात नहीं थी कि इंक्लूड करें। एक्चुअली वो बिल आज पेश ही नहीं हुआ था, 2 बिल थे जो सेनेटर कादिर साहब लाए थे। वो एक था कि भाई सेनेटर जब भी ओथ लेता है, चाहे उसका टेन्योर 6 साल कंप्लीट नहीं होता तो उसको आप पासपोर्ट दें। सही। नंबर 2 था कि उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको वैसे भी देते हैं ये, जब आपका टेन्योर है, विद इन टेन्योर तो है, ये तो किसी ने किसी को बताया ही नहीं, विद इन टेन्योर है। अच्छा। लेकिन वो जो आफ्टर टेन्योर कौमी असेंबली में है, वैसे ही वो था कादिर साहब का कि आप उनके डिपेंडेंट को भी दे दें। तो 28 साल कोई नया नहीं हो रहा। अच्छा। अभी आ जाए जो ये इकबाल के बेटे की बात है ना कि वो गया है, आप बताइए एक बंदा गया, उसने गलत काम किया है ना। स्टेट मिनिस्टर को इस बात पे गुस्सा था कि उसका ताल्लुक पीटीआई से, तब उसने उसको किया। ये एक ही बंदा गया है जिसने मिसयूज किया है पासपोर्ट का। अभी आप आ जाएं हमारे सेनेट में, एक हमारे शायद डिप्टी सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ से चले गए थे अपनी मतलब वाइफ को लेके, 3-4 बच्चे थे, शायद वो स्टेप मतलब उसके जो है ना चाइल्ड थे, वो सारों को वहाँ छोड़ के चला है। अच्छा। उसका तो कभी जिक्र नहीं किया इन लोगों ने। या ये वाहिद बंदे तो नहीं है जो गए हैं, नहीं जाना चाहिए, उसके बेटे ने गलत काम किया है, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियन है, जो आप मेन पोस्टों पे बैठते हैं, उनका काम है, उनकी ज़ाती लाइफ ख़त्म हो जाती है, उनको ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए जिससे उनको कोई दाग दबा लगे। उसके बेटे ने गलत काम किया है, इकबाल का काम है कि वो अपने बेटे को बुलाए भी, लेकिन जो उसका स्टेट मिनिस्टर का जो मतलब तलाल साहब का जो स्टांस था ना कि उसको टारगेट इस वजह से हम नहीं कर रहे, तो इसी वजह से नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया और मैं कि वो कमेटीज मीटिंग में आता रहता हूँ रेगुलर, तो आप उनमें से हैं जो बड़े वोकल अंदाज से बड़ी तैयारी के साथ आप हैं, शहादत अमान साहब हैं, समीना जहरी साहब हैं, पलवशा खान साहब हैं, सो आपके यहाँ इवन तल्ला महमूद साहब हैं, बड़ी अच्छी कमेटी है यहाँ पे, या कादिर साहब हो गए, दिलावर खान साहब हो गए, सारे मतलब बड़ी मेहनत और तैयारी के साथ आते हैं और हमें लग भी रहा होता है। अभी जो आपने बात की है सर, जो उन्होंने भी कहा वहाँ पे तलाल चौधरी साहब ने भी कहा, अब आप कह रहे हैं क्योंकि वो पीटीआई के हैं, अगर नवाज लीग के होते तो आपके ख्याल में वो शायद 8000 के करीब, अगर मैंने सही लफ्ज़ उनसे सुना था कि मतलब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स वगैरह के टोटल मिला के सरकारी, गैर सरकारी या पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो दुनिया भर में फिर इस पर वो क्वेश्चन करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपके कितने पासपोर्ट हैं आपके पास। जब आप 60,000 लाख के करीब बताएंगे तो अगला मुल्क तो डर जाएगा कि जनाब कि अगर इनको एक्सेस देते हैं इस डिप्लोमेटिक इस तक, तो हमें इसका लॉस होगा और इस पर रेटिंग भी इसकी ख़राब होती हैं। तो आप समझते हैं कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके फैमिलीज़, उनके बच्चे 27-28 साल वट टाइम तक सबके पास होने चाहिए? इसकी ये शिकायतें भी आ रही हूँ, आप समझते हैं बहुत बड़ा नंबर है इसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का। जब सेनेटर्स एमएनए की तो समझ आती है, वजीरों की भी चलन समझ में आती है, व्हाट अबाउट द फैमिलीज़ के बच्चों की, आप उनको कैसे जस्टिफाई करते हैं सर? नहीं देखिए, बात जस्टिफाई की है नहीं ना, बात ये है कि एक्चुअली जो 60,000 नंबर था ना वो कादिर साहब ने बताया, मिनिस्ट्री इस पोजीशन में नहीं थी, उनके पास फिगर नहीं थी, उन्होंने कहा हम बाद में बताएंगे कि किन किन को जो है ये मतलब अलो है, किन को मिलता है। तो 60,000 सिर्फ आप पॉलिटिशियन न लें ना, जो आपके ब्यूरोक्रेट आते हैं ना आपके ग्रेड 21-22 में, वो तो बेताशा है ना, तो ये उनको मिलते हैं। लाजमी है जब वो 60 साल में पहुंचते हैं ब्यूरोक्रेट, तो उसके बच्चे तो जो है 28 साल के नहीं होंगे मोस्टली ना, तो लाजमी उनके बच्चों को उस वक्त नहीं मिलता। लेकिन वो जब 50s में हैं, उनकी औलाद है 28 साल में, 27 साल, सबको मिलता है। ये तो एक गवर्नमेंट का कानून है, गवर्नमेंट नहीं करती वो खत्म करते, हमें तो कुछ गवर्नमेंट तो आप हैं सर, ये तो सेनेटर कौमी असेंबली ने मैं उसी पे बिल बनाना होता है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज तलाल साहब को था ना, ये कल बिल तैयार कर ले, वैसे भी बिल तो तैयार होते हैं आपको पता है, तो ये भी कर ले तैयार, खत्म हो जाएगी सबके लिए ना, किसी एक के बच्चे तो नहीं जाने। अभी मुझे मेरे ख्याल में कि तलाल साहब को कोई बचा नहीं होगा ऐसे, जिस वजह से वो मुखालफत कर रहा था ना,
नहीं, उनके बेटे हैं माशाल्लाह, उनके बेटे, मेरा नहीं ख्याल, मैं भी 28 से कम होंगे, 28 से कम, लेकिन इवन 28 साल भी देखिए बच्चों के डिपेंडेंट का ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने के पीछे क्या रीजन है आपकी? मुझे समझ आती है कि आपने ट्रैवल करना होता है, रिप्रेजेंट करते हैं हमें, एमएनएस करते हैं, सेनेटर्स करते हैं, बाकी भी चलो ब्यूरोक्रेट भी साहब जरा आना फेयर इनफ। आगे से इतने मतलब अब देख ले 1100 तो पार्लियामेंटेरियंस बनते हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली मिलवा के, हजारों की तादाद में फिर आपके ये तो सरकारी मुलाजिम ये तो सिर्फ मौजूदा है ना, उनके आगे पीछे जो रिटायर्ड हैं वो उनके भी मिलते हैं। तो इसके क्या मतलब, लोग तो बड़े शॉक्ड होंगे कि मतलब है कि हम बाकी लोग जो हैं जिनके आप नुमाइंदे हैं वो तो बेचारे वीजा अप्लाई करें, लाइनों में लगे, धक्के गए, फिर आप लोग जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपके लिए तो बहुत बड़े, आपसे मुराद में सबकी बात कर रहा हूं, सबके लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो एमएनएस एमपी सेनेटर्स ने ले लिया। लोग तो इस पे थोड़े से देखिए जी, इसमें कौन सा ऐसा प्रिविलेज है? 30 ब्लू पासपोर्ट पे आपके जो है ना 30-32 जो कंट्रीज हैं, 60 है मेरा ख्याल से। नहीं 30-32 मैंने पढ़ा था कौमी असम्बली क्वेश्चन आवर में, कोई इतने नहीं 60 नहीं। मैं नंबर 2 ये बात आपको बताऊं, इससे ज्यादा तो जिसको यूके का अमेरिका का वीजा होता है, जिसमें सिविलियन के पास भी ना, जो जिसके पास ऑफिशियल पासपोर्ट नहीं है, उसके पास तो 52 और 60 कंट्रीज है उसी वीजाओं पे। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इस पासपोर्ट की वजह से कोई आदमी उठ जाता है ऊपर, उसको पर लग जाते हैं। लेकिन बीइंग एज अ पार्लियामेंटियन उन्होंने पहले कवानीन बनाए हैं पासपोर्ट के, अगर उसमें कोई भी गवर्नमेंट चेंज करना चाहती तो बेशक करें, हम उसको सपोर्ट करेंगे उसमें। नाज़रीन, सैफुल्लाह अब्रो साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। चलिए सर, ये तो खैर एक अपनी उस पे आते हैं। आज जो आपने भी वहाँ पे क्वेश्चंस रेज किए सर, जो मेन चीज़ से जिसकी आपने इंक्वायरी भी की है, जो कार्टन चोरी हुए हैं एफबीआर के गोदामों से यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2800 समथिंग चेयर, आपने जिसकी इंक्वायरी भी की है उसकी रिपोर्ट भी आज पेश की गई है सर। ये क्या कहानी है? दीज आर वेरी शॉकिंग रेवलेशन जो वहाँ पे इंकशाफात हुए हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, क्योंकि आपने इसको प्रोब किया है तो हम सुनना चाहेंगे आपकी फाइंडिंग क्या है, हुआ क्या है सर सारा? एक्चुअली क्या था कि ये 2024 में एक केस हुआ था। आपको पता है कि टोबैको का 90% जो बिजनेस है वो केपी में है। तो उनके डीसी थे इनने आईआर के ना, उसने वहाँ सवाबी के उसने एक एफआईआर कटवाई जाके पुलिस में कि जी हमारे गोडाउन से जो है वो 2828 कार्टन जो है गायब हो गया, 2828 कार्टन जो है वो गायब है। लेकिन वो भी 5-6 महीने के बाद, पहले नहीं किया। तो उस पर वो पुलिस के पास गया, पुलिस ने एफआईआर पहले तो लाज नहीं की, बाद में की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तो पुलिस ने वो केस भेज दिया एफआईए को कि भाई ये वफाकी इदारे का केस है, लिहाजा इसका हमारा डोमेन बनता नहीं। हमारी नज़र में ये है कि ये जो वेयर हाउस है ये कस्टडी भी एफबीआर की थी, गार्ड्स भी नहीं के स्टाफ में था, तो लिहाजा ये चीज़ जो है ना कोई ऐसी नहीं है कि यहाँ से चोरी हुआ है। ये इन्होंने जानबूझ के जो है घूम के इनके अपने डिपार्टमेंट वाले, तो वो इंक्वायरी फिर उस पर सब कमेटी बनी। सब कमेटी का कन्वीनर मुझे बनाया गया था 2 महीने पहले, फरवरी 26 में। तो हमने उसके साथ मीटिंग की है। हालांकि आप कभी भी यहाँ से रिकॉर्ड निकालेंगे तो सब कमेटी की मीटिंग इतनी होती नहीं होती। हमने वीकली इनको बुलाया, मैंने एफबीआर वालों को भी बिठाया, एफआईए वालों को भी। तो पहले कमिटीज़ में क्या था, जब हमारी पहली मीटिंग हुई तो उसमें ये बड़ी शॉकिंग जो है सिचुएशन थी कि एफआईए ने कहा कि एफबीआर हमें जो भी हम उनसे पूछते हैं रिकॉर्ड वो देते नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली मीटिंग में उनसे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट एक उन्होंने बनाई थी, एफबीआर ने बड़ा कमाल किया। उसमें उन्होंने सस्पेंड किया था 3 छोटे स्टाफ को, चौकीदार और जो शायद नायब कासिद था और एक ड्राइवर था, वो 3 लोगों को किया। ये 2800 जो भी ये 2828 है ना, वो शायद कांधों पे उठा के ले गए। अच्छा, बड़ी वो स्टेटमेंट आप उनकी सुनेंगे ना तो आपको तज्जुब होगा। उन्होंने कहा कि जी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पहले वो दे नहीं रहे थे, आपकी दुआ चाहिए। मैंने उसी कमेटी में विद इन 10 मिनट उनसे मैंने कहा अभी दो, उनसे व्हाट्सएप पे मंगवाई और फिर मैंने एफआईए वालों को दिलवाई ऑफिशियली। फिर जब वो पढ़ी गई हाउस में, तो हिसाब बन गई रिकॉर्ड का। उसमें लिखा हुआ था कि न दीवार टूटी है, न दरवाज़ा टूटा है, न खिड़की टूटी है, न कोई वेंटिलेटर, न कोई छत। अच्छा। तो फिर मैंने उनको कहा कि फिर इन लोगों का क्या कसूर था? उन्होंने कहा कि जी इन्होंने जो है ना बड़ी जो है वो अपनी चोरी वारदात इन्होंने की है। मैंने कहा यार फिर इनसे आप फ़ायदा लो, फ़ायदा आप ये लें कि उन्होंने कहा, मैंने कहा कि पहले आप उससे डीसी पे क्यों नहीं एक्शन लेते, जो जिम्मेदार होता कौन? उन्होंने कहा डीसी और उसके इंस्पेक्टर्स। तो मैंने कहा उन्होंने उन पे क्या एक्शन? उन्होंने कहा नहीं जी वो तो इतने डेड ऑनेस्ट आदमी हैं कि आप
उनको पहचान नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा अगर यही चोर हैं तो फिर इन 3 को, वैसे भी हमें आपको पता है तमगे मिलते हैं ना बहुत ऐवान सदर में, इनको भी दें। तो मैंने कहा कि इन 3 को भी आप तमगे दे दें कि इन्होंने नया ऐसा ट्रेंड जो है ना इंट्रोड्यूस कराया है चोरी का, तो ये तो चाहिए पाकिस्तान में हमें, क्योंकि बिला वजह ताले तोड़ने पड़ते हैं। रौफ साहब आपको पता है ताले महंगे हैं बहुत ज्यादा है ना, ताले दरवाजे छत उसकी रिपेयर में टाइम लग जाता है। तो मैंने इनका कि इन्होंने जो नया ट्रेंड कि किसी को तोड़ा भी नहीं किसी चीज को और सामान भी ले गए, तो लिहाजा वो उनका झूठ पकड़ा गया। तो ये इनको टायर तो नहीं लग गए थे कार्टन को, जैसे हमारे एक बड़े जहाँ प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं ना कि मुझे फाइलें चलाने के लिए टायर लगाने पड़ते हैं, तो जो कार्टन पड़े थे 250 को, इनको नीचे टायर तो नहीं लगे, चुपके से रातों रात को निकल गए हैं और उनको पता ही नहीं चला किसी को? सीधी सादी बात थी इसमें। FBI का जो फिर वो जो FIA ने रिपोर्ट वहाँ की ना, हमारी 7 कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें फिर वो ऐसा जब डिस्कस हुई ना, इन्होंने उस फैक्ट्री को सीज किया था, वो पैरामाउंट कंपनी के नाम की निकली। उसका इतना बिजनेस था उसकी और भी कंपनी से टोबैको की कि वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे जो उन्होंने वहां फिर बताया। फिर वो उनके जो RTO पेशावर थे उसने कहा कि जी, मैंने कहा कि इसकी, जिसमें कमेटी में हमारे FBR के चेयरमैन भी आए, तो उन्होंने कहा कि जी इसकी जो पोजीशन है वो लीगल है, उन्होंने इंपोर्ट किया। हमने कहा कि कीमत बताएं फैक्ट्री की, तो RTO पेशावर ने कहा कि 1 बिलियन की है। हमने कहा कि अच्छा, उनको ये पता नहीं था कि अब अगला सवाल पूछेगा क्या। मैंने कहा जी प्रोवाइड द डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन दिस इंपोर्टेड आइटम मशीनरी। तो जब हमने कस्टम को बुलाया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है इसका। तो भाई रिकॉर्ड नहीं है तो मशीनरी कहाँ से लाए? अच्छा, बगैर इसके मशीनरी आ गई है पाकिस्तान में, फैक्ट्री लग भी गई है और प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है, टैक्सेस नहीं कटी। उसके बाद जो RTO पेशावर दूसरी मीटिंग में कह रहा है, देखिए ना मिसलीड कैसे करती है ब्यूरोक्रेसी। एक्चुअली देखिए हम पॉलिटिकल लोगों को तो बहुत सवाल आते हैं, आने भी चाहिए क्योंकि हम जवाब दें, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिकल लोगों को घुमाते हैं ना, आपकी सोच है वही RTO पेशावर सेकंड मीटिंग में कहता है। जो उससे बाद की मीटिंग हुई उसने कहा नहीं सर, उसकी कीमत जो थी ना वो 3.5 मिलियन थी पाक रुपीज, 35 लाख इंस्टीड ऑफ 1 बिलियन, 1 अरब से। मैंने कहा कि आपको पता है कि ये 1 बिलियन की फिगर बताई किसने थी? 5-8 लगातार क्वेश्चन के बाद उसने एडमिट, उसने कहा था मैंने बताया। मैंने कहा जेंटलमैन ये रिकॉर्डिंग होती है यहाँ, ये आपने बताया था हमें। उसने कहा हाँ सर वो बस वो टैक्स है। तो आप अंदाजा करें कि वो टैक्स पे भी रिकॉर्ड पे नहीं थी, उन्होंने किसी और नाम पे ली जो RTO पेशावर में 35 लाख उसकी कीमत दिखाई, किसकी? 1 बिलियन की मशीनरी की। ये आपके पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो और केस बनता है उस पर। मुझे याद है आपकी इन बातों से, मुझे अच्छा इसलिए हैरानी नहीं होती क्योंकि मैं बहुत सारी कमेटीज़ में आता रहता हूँ, आप जैसे दोस्त हैं बहुत सारे इंकशाफात करते रहते हैं। आपको याद होगा सलीम मांडवी वाला साहब, ये साहब की कमेटी है वहाँ, फाइनेंस कमेटी, वहाँ भी बड़े बड़े स्कैंडल्स आते रहते हैं, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, उनके पास भी बड़े अच्छे सेनेटर्स हैं। तो वो पता ये चला था कि 70-80 बिलियन रुपीस ये इसके पेशावर के वो थे बंदे थे, उन्होंने वहाँ पे एक 2 दुकानों में बिजनेस शुरू किया। 70-80 बिलियन रुपीस की कैश उन्होंने बैंकों में जमा करवा के चाइना से ये सोलर उन्होंने इंपोर्ट करवाए और पेमेंट जो थी उसके अगेंस्ट जो की गई वो दुबई में की गई है। और वो दोनों जो है दुकानें बंद करके ये मफरूर हो गए, FIR काट चुकी हैं। 3 साल ये वहाँ इन्वेस्टिगेशन होती रही है, बैंकों को बुलाया गया, स्टेट बैंक को बुलाया गया, उसके बाद उन्होंने बंदे गायब है, 3-4 साल हो गए बंदे गायब हो गए। सो ये जो चीजें आप बता रहे हैं, आप अंदाजा 70 बिलियन रुपीस कैश बैंकों में, 2 पार्टी कैश, आप और मैं 4-5 लाख रुपए कैश जमा करवाने हमें पकड़ लेते हैं कि भाई साहब आपने कहां से लाए, हमें फॉर्म देना पड़ता है सारा। सो आप तो इन कमेटीज को आप उनको देखते रहते हैं सर। तो एक इसकी फ्रेंड है FIA ने भी आज इस पे बात की। थोड़ी सी एक और आगे अगर हम चलें, आपने अभी बात की लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात हुई, इस्लामाबाद पे जो बात की गई, तो वो मिनिस्टर साहब तो ये क्लेम कर रहे थे कि सर कि इस्लामाबाद का क्राइम रेट तो नीचे आ गया है, क्राइम रेट तो हमने कंट्रोल कर दिया है। एंड नोबडी आस्क्ड हिम कि अभी यहाँ पे F61 में अभी कुछ दिन पहले सर रात को बच्चे को उठाया, उन्होंने उठाया और उठा के पूरे CCTV कैमरों की मौजूदगी में यहाँ से और लेके जा रहे हैं उसको, लेके गए और मैं 15 पे कॉल की गई, यहाँ से मर्दान जाकर उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। और फिर वो कहते हैं हमने इन्वेस्टिगेशन करके बंदे पकड़ लिए हैं। हाउ डू यू सी दैट सर? ये मतलब कि हुकूमत तो दावा कर रही है कि इस्लामाबाद का लॉ एंड ऑर्डर तो बड़ा आइडियल है, और यहाँ था भी था, इसमें ब्रीफिंग में थी ये बात चीज़। एक्चुअली देखें ना, ये बड़ी जो है ना वो शॉकिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि जो भी हुकूमत होती है ना वो आसानी से अपनी जान छुड़ा देती है। ये तो अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन की कॉल की, पहले आपने सोलर की बात की ना। मैं आपको बताऊँ ऐसे स्कैंडल पड़े हैं ना, ये हमारे लोग पार्लियामेंटेरियंस उठाते नहीं। आपने देखा है कि कुछ लोग बात नहीं करते जानबूझ के कि यार कोई माइंड करेगा कोई,
तो वजीर बैठा है, अच्छा वजीर बैठा है, उसके बाद उसमें कहा डीजी बैठा है, कल उठाना ले या कुछ मसला न कर दे। अच्छा, ये भी डरते हैं आप लोग के आपके को जो जवाब दे है DGFIA हो, IG हो या जो भी महकमे बड़े लोग, आप उनसे डर के बैठते होते पार्लियामेंटेरियन के हमें उठा न ले, ये खौफ भी होता है। कम से कम आपने अबड़ों को देखा होगा, आज भी बात करते हुए आपने देखा होगा, इसलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट की। नहीं, मैं बाकियों की बात कर, आपने मिनिस्टर का कंडक्ट देखा था आज मीटिंग में कि आप मीटिंग की रिपोर्ट पेश हो रही, वो पेश नहीं होने दे रहा। नंबर 2, ये जो देखे ना जो भी इश्यूज हैं, जैसे आपने लाइन ऑर्डर का, लाइन ऑर्डर कहाँ यहाँ सही है? आप देखिए जो भी किस्सा उठाए ना, ये जान छुड़ा देते हैं। आप सूबे में कोई क्राइम हो, जैसे आज वो अनमोल का किस्सा हुआ, आपने सुना होगा, उसने कहा नहीं वो तो प्रावंचल, भाई प्रावंचल कहाँ है? नार्को टेस्ट आपके अंडर है, वो पूरी पुलिस उनके बैकिंग में लगी हुई है। उसने मेरी सिक्योरिटी का जिक्र किया, तो मैंने सलीम को, फैसल को यार छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए, अभी अनमोल को मिल गई है ना, अनमोल को वो हमारे लिए काफी है ना एग्जाम्पल। तो बात ये हमारे जो हुक्मरान होते हैं जिस भी पार्टी की, ऐसे भी नहीं है कोई पार्टी अच्छी है कोई खराब है, हर मिनिस्टर का हाल यही है कि वो जो उसको ब्यूरोक्रेट कहता है। ये आपने तो अभी 70 बिलियन के सोलर प्लेट की बात की ना, अब इसको देखें ना, जो 28 फरवरी को जंग स्टार्ट हुई अमेरिका ईरान की, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारे पास जो है ना वो पेयोल के ज़खायर हैं 28 दिन के। आपको पता है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका कानून है कि उनको 28 दिन का ज़खीरा जो उनकी क्वांटिटी है वो उनको रखनी है। आपने देखा कि 7 मार्च को ये हमारी मंडे को मीटिंग थी, अली परवेज मलिक साहब आए थे, वो ऐसे उछल रहे थे कि आपकी सोच है। मैंने कहा जेंटलमैन क्यों आप इतने जज्बाती हो रहे हैं, हमें डिटेल दें। जब आपके पास स्टॉक था तो 28 फरवरी के बाद 7 मार्च को हुआ क्या गया, आपने 55 रुपए बढ़ाए। आपको पता है उन्होंने स्टॉक जब उनसे हमने मांगा ना, तो उन्होंने बताया कि कोई हमारे पास 5 लाख से ज्यादा जो मैट्रिक टन, अच्छा ये बैरल नहीं बताते, जानबूझ के लोगों को वो फिगर आ जाएगी कि बैरल है 159 लीटर है, कितने में पड़ेगा, तो फिलहाल तो इनको टनों में डाल दो ताकि इनका दिमाग घूमता रहे। तो इन्होंने कहा कि टन है, 5 लाख टन से ज्यादा डीजल है, 5 लाख टन से ज्यादा जो है पेट्रोल है। हालांकि आपको पता है कि क्रूड ऑयल आता है ना, वो यहाँ रिफाइन होता है, बाहर से ये रिफाइन होकर नहीं आता। यहाँ की फैक्ट्री उसमें एक क्वांटिटी होती है कि कितनी परसेंटेज जो है डीजल की है, तो ये पूरा मिसलीड करते हैं। तो मैंने उसको कहा कि 55 रुपीस का तफावत जो है वो बनता है रऊफ साहब 55 बिलियन। वो एक दिन में अगर आपने लेवी लगाई तो ठीक है गवर्नमेंट के पास आएगी, अगर नहीं आपने लेवी लगाई तो फिर वो OMCs जो है उनको मिला, पैसे बात तो वही है। पहले 32 अरब दिए, अभी फिर इन्होंने पैसे, तो फिर वो बताने से कहा था। अच्छा पहले जज्बाती, जैसे आज आपने देखिए मिनिस्टर्स को जज्बाती नहीं होना चाहिए, इनको अगर ब्यूरोक्रेसी मिसलीड करती है, इनसे गलत काम करवाती है तो अच्छा एक और बात ओवरऑल करते हैं, हमारी भी बात होती रहती है, मिनिस्टर्स भी कहते रहते हैं, ये DG जो आते हैं, अफसरान आते हैं सारे, वो ये समझते हैं बाद में जब उठते हैं ग्रिलिंग भी होती है उनकी, साफ ज़ाहिर है यहाँ पर वो कहते हैं आपके ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं मोस्ट ऑफ ऐसे हैं जिनके अपने काम होते हैं, अपने कंट्रैक्ट होते हैं, इतने ठेके होते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है इनके, तो हम नहीं करते तो फिर उसके बाद ये हमारे साथ ये इस तरह सख्ती करते हैं। ये कुछ लोग हमें बताते कहते भी हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आप ये कहते हैं कि बाद लोग डर के बैठे होते हैं, तो फिर डर के पीछे ये वजह भी होती है कि हमें इनसे काम पढ़ना है या हमने इनसे काम निकलवाना है, या हमारे यहाँ कहते हैं ना सिंधी सराय की पंजाबी में कोई बंदा काना होकर बैठा होता है। सो वो चीज़ होती है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि उनसे थोड़ा सा डर भी लगता है कि उठा ना लें, जो मेरा ख्याल है। तो वो ये बात कहते हैं हमसे ये काम करवाते हैं सारे और गलत काम करवाते हैं, हम नहीं करते, लिया हम पे नाराज होते हैं और वो आते भी नहीं है मीटिंग में। इसी वजह से बाज़ अफसरान जो हैं कि हम नहीं जाते, इस वजह से आजकल वो नहीं आते, जो पर जिनके हम बता रहे थे कि रंधावा साहब नहीं आते थे, आज भी चेयरमैन से नए चेयरमैन भी नहीं है, CDA के सोहेल अशरफ साहब भी नहीं है, IG पुलिस भी नहीं है सर, DC नहीं है, DC भी नहीं है। आपकी कमेटी में तो आते हैं, हालांकि इतनी इंटीरियर की कितनी बड़ी पावरफुल कमेटी है, तो वो कहते हैं हम जाएं तो हमें काम बताते हैं सारे अपने जाती, हम नहीं जाते। आज आप भी कह रहे थे, सॉरी बात काट रहा हूँ, आपने फोन किए उनको IG को, IG ने आपके फोन भी नहीं उठाए। तो वह मतलब दिस इज सो, आप लोगों ने अपनी आपकी इज्जत वकार या पावर कैसे कम हुई है? नहीं देखिए हमने कम नहीं की, जो बंदा कम करता है वो खुद ही जवाब होता है, या जो काम करता है। 2 चीजें लाजमी क्लियर हैं। अगर आप किसी को काम कहेंगे ना तो आप फिर उसकी जो इरेगुलरिटीज हैं उस पर बात भी नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। मैं टू बी वेरी फ्रैंक ये चीजें बेहतर तरीका ये है कि आप काम कहें ही ना किसी को। नंबर 2 काम है पब्लिक का काम डंके के चोट पे कहना चाहिए, जाती काम किसी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि और किसी गरीब का किसी नीडी का आप काम कहेंगे ना तो वो कोई हर्ज नहीं है, ऐब नहीं है। जहाँ तक आपने बात की बिजनेस की, चलिए देखिए ना ये चीज़ है, आपके पास टैक्स पेयर लोग पड़े, हर बिजनेसमैन भी जो है ना वो ऐसे नहीं है कि वो गलत काम ही करता है। हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, हर पार्टी में खराब लोग भी होते हैं। ऐसे नहीं होता कि हर पार्टी, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी लोग कहते हैं कि जी फलानी पार्टी अच्छी है फलानी गंदी, तो ऐसे नहीं होता। बंदों का
उसमें जो मौजूदा पॉलिटिकल लोग होते हैं उनका किरदार वो शनाख्त बनता है उस पार्टी की। बात ये कि बिजनेस करना कोई ऐब नहीं है कि कोई आदमी बिजनेस करता है आप उसको कहें। अच्छा एक मुझे बात बताए ना, यहाँ जो बिजनेसमैन में तो यहाँ तकलीफ होती है लोगों को, हमारे भी होंगे। बात यह कि जब हम काम कहें किसी को वो बनता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे एक्शन लेना चाहिए। बेशक अगर मेंबर कोई काम किसी ऑफिसर को कहता है तो ऑफिसर में देर होनी चाहिए, वो सामने कहे कि जिसने लीगल काम किया। सर आपने बड़ी अहम बात की और आप भी जुर्रत करके बात कह लेते हैं, पलोशा कह लेती है या उसमें उस तलब में मूसा बाकी भी कह लेते हैं सारे। आपने कहा जनाब सीडीए के बारे में आपने कहा, आज हम सीडीए का देख रहे हैं सर। एक तो पहले मुझे ये बताएं कि जब 15 एजेंडा आइटम रखेंगे 2 घंटे के मीटिंग में 15 तो नहीं आना, साथ में 5-6 बिल भी रख लेते। तो बड़ी अहम ब्रीफिंग जो थी पुलिस ने देनी थी, सीडीए ने देनी थी, इंटीरियर ने देनी थी, वो तो आप वो नीचे ले आते हैं। आपने कहा कि जनाब कि आज तक हमारी किस्मत नहीं हुई कि सीडीए के एक तो सारे अफसरान हैं और उनका एजेंडे पूरे हों, और दूसरे जब एजेंडे पूरे होने का टाइम आता है मीटिंग डेफर हो जाती है। सर आज भी बड़े 4-5 बड़े अहम थे, कॉन्स्टिट्यूशन 1 में इतना बड़ा अहम टॉपिक था वो। तो ये क्या वजह है कि सीडीए वाले या उनके मिनिस्ट्री चेयरमैन कमिश्नर जो आपने जिक्र भी किया, ये इतने पावरफुल हैं कि वो पहले से मिल मिला के तय कर लेते हैं कि आखिर पे रखें, जब तक जाते जाते आप भी थक जाते हैं, मीडिया वाले भी थक जाते हैं कि यार बस करो, डेफर करो। तो व्हाट इज दिस गेम जिसको आपने जिक्र भी किया कि इतना एजेंडे आइटम रखने के बाद सीडीए की बारी नहीं लगती और आराम से आते हैं, खिलते हंसते हैं। एक तो मीटिंग में आता नहीं है कोई चेयरमैन, आ भी जाए तो फिर ये हालात है सर कि डेफर हो जाती हैं। आप देखें अगर आप इस कमेटी में पहले भी लाजमी आते रहे, मैं आता हूं सर, हमेशा आता हूं। मैंने कम से कम सीडीए के इशू पे 7 मरतबा चेयरमैन कमेटी को कहा कि 1 पॉइंट एजेंडा रखें सीडीए का, ताकि वो अफसर आए, हम उनके जो है वो उनके तजुर्बे से कुछ सीखें। लाजिम हमारा भी सीखने की उम्र है ना, तो मैंने कहा हम उनके तजुर्बे से सीखें। हमें लाजिमी कमिश्नर बताएगा, सीडीए चेयरमैन बताएगा, हर किसी की नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई उनकी इफिशिएंसीज है ना, लेकिन आते नहीं बेचारे। हम देखें एजेंडा फिक्स करता है चेयरमैन कमेटी, आप लोग मतलब मिलके कोई कंसल्ट नहीं करते? नहीं, मेंबर्स से मोस्टली अगर किसी मेंबर का एजेंडा होता है तो वो कहता है कि इसको रखें। हम तो मीटिंग में कहते हैं कि भाई सीडीए, आज भी आपने सुना कि मैंने कहा कि 1 पॉइंट एजेंडा सीडीए को रखें, सीडीए आए और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। मैं यकीन से कहता हूँ सीडीए जिस दिन आया तो मेरे ख्याल में हमारे सब दोस्त एंजॉय करेंगे। वो कौन से सारे मुहावरे के कि वो दिन वो चढ़िया जिस दिन कुब्बा घोड़े चढ़िया, कोई इस तरह का है, सही कोई मुहावरा है। तो आप ये कह रहे जिस दिन सीडीए आया और उन्होंने ब्रीफिंग दी 1 डे, अगर वो अगर उनकी बारी लग गई, बारी मैं नहीं समझता कि उनकी लगेगी ना। आज आपने कहा भी है कि वो आज भी मैंने कहा है कि जी हम तो अभी देखते ही रह गए हैं ना, उनका नाम सुनते हैं। अभी एजेंडा है, एजेंडा 1 हो तो उस पर डिस्कस हो ना। तो क्या वजह, इतनी बड़ी कमेटी है, सेनेटर्स हैं आपकी कमेटी को, मतलब आज मैंने देखा डीजीएफआईए नहीं है, आईजी पुलिस नहीं है सर, डीजी पासपोर्ट नहीं है सर, डिप्टी कमिश्नर नहीं है, कमिश्नर वो कह रहे हैं वो नहीं है सर। सो जो एजेंडा आइटम थे, सीडीए चेयरमैन नहीं आया। जब ये लोग नहीं आते आपको वो सीरियस नहीं लेते, आप वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते और आप लोग 1-8 मिनट के लिए थोड़ी सी मतलब आप जैसे गुस्सा को कर लेते, उससे उनको क्या फर्क पड़ता है? समझते नहीं है कि कमेटीज की पावर्स पार्लियामेंट सुप्रीम है, अफसर तो आपको सीरियस नहीं लेते किसी को सर। बात ये कि ऐसे भी नहीं है कि हर किसी को सीरियस नहीं लेते। मैं आपको इनवाइट करता हूं, कल हमारी कमेटी आप देखें, हमने तो इनकी इतनी करप्शन एक्सपोज की है ना, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, इसमें कभी भी नहीं, ओल्ड पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, जो भी है, ब्यूरोक्रेसी देखें मीटिंग्स में नहीं आती। मीटिंग में रऊफ साहब आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह सीनियर जो है यहाँ मतलब आए, वो बंदा मीटिंग पे नहीं आता जो गिल्टी होता है, जो पावरफुल होता है, जिसका दामन नहीं। पावरफुल होने का ये फायदा थोड़ी है कि आप फेस न करें, पावरफुल होने के साथ उसकी इफिशिएंसी होनी चाहिए ताकि वो आगे कमेटी को कहे हाँ जी ये काम मैंने सही किया, आप गलत कह रहे हैं। मजा तो तब है ना। एक ये भी तो मजा है कि मुझे बुलाया था कि अपने एक्ट्स ऑफ कमीशन कमीशन की जवाब तलबी के, मैं नहीं आता जो करना चाहिए। वारंट निकाले जाते हैं जी सर, मैं वारंट निकाले जाते हैं। आज तक कभी निकाले हैं सर? मैंने निकाले थे, आपकी दुआ चाहिए। और फिर वो बंदा आया, अच्छा, फिर वो बंदा आया और पहले उसने किसी के ऑफिस में आके पहले माफी मांगी, बाद में वो मीटिंग में बैठा। ऐसी आप क्या बात करते हैं? हर किसी ये 10 उंगलियां एक जैसी नहीं है, आपकी दुआ चाहिए। कोशिश करते हैं, जर्नी ऑफ माइल्स बिगिंस विद स्टेप। जो मेरी जिम्मेदारी है मैं अपनी कोशिश करता हूँ उसको पूरा करने। तलब महमूद साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ किया सर, आपने भी उसकी बात की। उसमें पहले उन्होंने कहा जनाब कि एक वहाँ से 600 किलो चांदी पकड़ी गई थी क्वेटा में, तो लाहौर तक आते आते आनी होगी 200 किलो बच गई। दूसरा उन्होंने टेम्पर्ड गाड़ियों का बताया, फिर FBR का बताया जनाब कि जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं
जो वहाँ के आके कस्टम पेड नहीं है यूज करते हैं, वो खुद अफसरान ने अपने आपस में बांट लिए हैं। उनकी फैमिली अच्छा, जो पकड़ी गई है कुछ ऑक्शन G8 वगैरह में होता है उसका पूरा सामान निकाल लेते हैं। फिर किसी अफसर का बताया कि वहाँ पे उनके आपस में लड़ाई होगी पैसों के लेन देन पे, जो आप भी बात कर रहे थे लाहौर में किसी दफ्तर में। वो बड़ा वाकया हुआ। क्या है सर, व्हाट इज द स्टोरी? वो एक्चुअली देखे ना, जब इस कमेटी में डिस्कस हुआ, फायरिंग हो गई थी दफ्तर में पैसे बांटने ये जब डिस्कस हुआ ना, तो इनके एक मेंबर हैं, उसको कहते हैं वो बादशाह भी है वजीर भी है, नाम है उसका मीर बादशाह खान वजीर। मतलब एक बंदे के नाम में ही बादशाह भी है वजीर भी है, तो फिर वो आप और हमसे तो ज्यादा ताकतवर हुआ ना, तो वो कानून को क्यों दे? वो कहते हैं कि नाम का बड़ा असर होता है, बड़ा असर होता है ना, ये माँ बाप का बड़ा तोहफा होता है जो नाम अच्छा आ जाए ना। तो वो एक्चुअली लाहौर का किस्सा था, वहाँ दो अफसर लड़ पड़े, कोई ब्राइब की कमी पैसे मिले, तो वहाँ गोलियां चल गई। अच्छा उसी बंदे को, अच्छा यही बंदा था जो 2828 कार्टन थे, तो उस वक्त ये मतलब मेंबर था इंडियन रेवेन्यू का, जब वाकया हुआ 2800 वाकया हुआ था। तो मकसद अभी इस बंदे को इनाम के तौर पे लगाया गया है मेंबर लीगल। अभी मुझे आप बता दें ना कि मतलब ऐसे बंदे को मेंबर लीगल लगाना FBR में, तो वो कौन से लीगल काम करेगा वहाँ बैठ के? और आपको जो एक्चुअली वो आपने अभी डिस्कस नहीं किया, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी, तो वो चीजें देखिए ना, एक्चुअली जब ये कमेटी चली ना, जो मेन मकसद है जिसमें हमारे इस मुल्क का फायदा हो सकता है। देखिए ना, ब्यूरोक्रेट मीटिंग्स में नहीं आते, आप उनसे पूछें कि उनको भी ये पॉलिटिकल लोग मना करते हैं कि आप मीटिंग्स में ना आए ना, ताकि काम ऐसे है नहीं। काम जो देखिए ना, ये लोग मिलके खुद करते हैं, खुद उनके ऑफिस में, उन लोगों के ऑफिस में जाते हैं चल के, कि हम जी बताएं कैसे हम इसको मैनिपुलेट करना है। फिर कमेटीज की मीटिंग 2-2 महीने नहीं होती उन कमेटीज की, तो उन अफसरों पे एक्शन होना चाहिए। नंबर 2, अभी मैं आपको बताऊं कि जब टैक्सेस की बात हुई तो सब कमेटी में एक बड़ी शॉकिंग जो है ना इन्फॉर्मेशन आई। किससे? वो कस्टम डिपार्टमेंट से। तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये जो इंडियन रेवेन्यू वाले आप वहाँ काम करते हैं, तो आपका काम है कि जो वहाँ से, क्योंकि हमारे पास पोर्ट एक ही है कराची, वहाँ से मटीरियल आपके भैया गवादर तो दूर है, कराची से मटीरियल आता है टैक्स एग्जेम्प्टेड एरियाज में, वो खास करके आपकी फाटा पाटा और इसमें बलूचिस्तान में कुछ एरियाज हैं और इसमें KP में है। तो हमने कहा कि ये मटेरियल आपका कितना, हमें डिटेल दें कि कितना मटेरियल आप लोगों ने इंपोर्ट इन कंपनीज ने किया है, कंपनीज कितनी है। जब उन्होंने डिटेल दी, हमने तो उनसे पूछा था 20 साल का, मैंने कहा 2002 से लें ताकि सारे पाकिस्तान उसमें आ जाएं, परवेज मुशर्रफ साहब का पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान सब आ जाए ना। तो वो लाए 5 साल की इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि जी 331 बिलियन जो घी की फैक्ट्रीज हैं टैक्स एग्जेम्प्टेड एरियाज में, उन्होंने रॉ मटेरियल मंगवाए 331 बिलियन 5 साल में इंपोर्ट करवाया है, इंपोर्ट किया है, जिस पे टैक्स उन्होंने नहीं दिया कि भाई हमारी जो ये तकरीबन $1 बिलियन की बनती है इंपोर्ट। ये तो $1 बिलियन भी अभी अगर आज के हिसाब से ना, अगर पहले जाएंगे तो डॉलर हो सकता है कम हो, तो 331 में। फिर उसने बताया कि 100 बिलियन जो है वो स्टील की फैक्ट्रीज ने। तो हमने उनसे पूछा कि प्रोवाइड द डिटेल ऑफ फैक्ट्रीज, कि कौन कौन सा काम करते हैं, वो नहीं दे पाए। फिर मैंने टेस्को को बुलाया, क्योंकि बिजली वहाँ ट्राइबल एरिया है। आपकी बात काट रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर ये 400 बिलियन की इंपोर्ट दिखा, जिसके अगेंस्ट LC खुली होगी, डॉलर बाहर गए होंगे, हाँ, मतलब है ये कोई इसको लीगलाइज मनी लॉन्ड्रिंग भी कह सकते हैं, जैसे सोलर वाले में काम हुआ है कि वो भी सस्ते एक्चुअली महंगे करके बुलवा के कैश दिलवा के दुबई में पेमेंट सीखेगी। 400 बिलियन अगर यहाँ से 431 बिलियन, ये सिर्फ दो जो है ना कंपोनेंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए, लीगलाइज किस्म के, यहाँ से डॉलर जा रहे हैं और वहाँ से वो आपको डेटा कुछ और दिया गया है। बड़ी बात ये थी कि इंडियन रेवेन्यू वालों से पूछा गया, पहले तो कस्टम की बात है, भाई आपने कस्टम क्यों नहीं डिडक्ट किया जी, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड देता है, चलिए मैं ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि प्रोवाइड द डिटेल ऑफ दोज फैक्ट्रीज इंपोर्टेड अलॉन्ग विद द इंपोर्टेड मटेरियल and production by those factories and utilization of that material in the specific tax exempted areas। तो उनके पास जवाब ही नहीं था। मैंने कहा भाई मुझे, क्योंकि जब मटेरियल आपका टैक्स एग्जेम्पशन पे आ गया तो उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट उन एरियाज में करना है। ये क्या करते हैं, कराची से मटेरियल निकलता है, वो बिकते बिकते वहां पहुंचता ही नहीं। अच्छा, ये बड़े में बड़ा बिजनेस है। जब टेस्को से आप मीट करेंगे ना उसकी कि भाई लाजिम अगर फैक्ट्री चलेगी, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में जो है वो बता रहे थे दाखिला कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो कि रेज़ हुए और इन्होंने भी जो है बहुत सारे इश्यूज़ पर आवाज़ उठाई, बहुत सारे इंकशाफात हुए, उस हवाले से डिटेल में हमसे बात कर रहे थे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी।